नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। संविधान को हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे आरएस 2022 और आईएएस 2022 के लिए। तो लगातार कक्षाओं के माध्यम से मैं इसे तैयार करवा रहा था। मूल अधिकार पर हमने पिछली क्लास में शुरुआत की थी। इससे पहले 6 हमारी क्लासेज हो चुकी है। आज हमारी ये 7वीं क्लास है और आज की कक्षा में हम मूल अधिकारों पे जो हमारी चर्चा है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि हम जो भी पढ़ें उससे बेहतर पढ़ें, सबसे अच्छे तरीके से पढ़ें, और सबसे बड़ी बात कि कोई डाउट हमारे पास नहीं रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भी प्रश्न हमारा संविधान पोर्शन से आता है तो उसे हम सही कर सकें। तो प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे, तो आज भी हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षाएं अच्छी लग रही होगी। तो आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या इस वीडियो को लाइक करके आप इसे अन्य छात्रों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। बस इतना ही मैं चाहता हूं। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। पॉलिटी के अलावा आप सभी मेरे साथ हिस्ट्री सब्जेक्ट से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं अभी वर्तमान में अनअकैडमी पर हिस्ट्री की क्लासेस आपके लिए ले रहा हूं। तो अगर आप आरएएस या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप मेरा ये लाभ ले सकते हैं। मेरा परिचय आप सभी जानते हैं। मैंने लास्ट आरएएस एग्जाम में 733 रैंक लिया है। हालांकि मेरा रैंक थोड़ा कम रहा है, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा नंबर कम था, नहीं तो मैं आराम से जो है सिलेक्शन भी इसमें लेने वाला था। खैर, जो भी हो, आप सभी ने अवज्ञा से लेकर के पुनः पैक्ट तक की जो कक्षा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में अनअकैडमी पर। 5 मई को शाम को 6 बजे से ये कक्षा होगी। तो इसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनअकैडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करते टाइम आप मेरा ये कोड RAS10, ठीक है, इसका जरूर प्रयोग करें। ये RAS10 इस कोड का प्रयोग करने से आपको जो है, अगर वहाँ प्लस कोर्सेज लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और यहाँ से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये भी MCQ के थ्रू ही होगी, तो वहाँ पर आप इसका लाभ जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कक्षा की शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो 10 प्रश्न मैंने पिछली कक्षा में मूल अधिकार के डिस्कस किए थे। आज से हम 11वें प्रश्न को शुरू कर रहे हैं, और आज हम समानता के अधिकार का जो टॉपिक है उसको लगभग पूरे करेंगे। 14वें अनुच्छेद से लेकर 18 अनुच्छेद तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, वो सभी। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करने वाला है, ऐसा मान के आप चलिए। तो पहला प्रश्न आज हमारा जो है वो है कि अनुच्छेद 14, जो कि समानता के अधिकार का पहला अनुच्छेद है, उसमें वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र में एक क्लॉज लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये वहां पर लिखा हुआ है। आपको बताना है इससे जुड़ा कौन सा कथन जो है गलत है। तो ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट को इसमें समावेशित किया गया है। तो क्या पहला विचार राज्य के लिए नकारात्मक जबकि दूसरा सकारात्मक है? तो ये सही है, ठीक है, तो ये गलत नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है, इनमें व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक, विदेशी और विधिक तीनों व्यक्तित्व शामिल है, ये भी सही है। और तीसरा है, पहला विचार अमेरिकी मूल का है जबकि दूसरा ब्रिटिश मूल का है, तो ये आपका ऑप्शन यहां पर गलत है, और हमारा सही उत्तर यही होगा। जबकि चौथा है, असमान लोगों के बीच अलग अलग व्यवहार की स्थिति में यह अनुच्छेद लागू नहीं होता है। ये चारों क्लोज का क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप पूरी तरह से ध्यान दें। तो पहला जो विचार है कि ये राज्य के लिए नकारात्मक है जबकि दूसरा सकारात्मक है, इसका मतलब है कि विधि के समक्ष समता की जब बात होती है तो इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य की दृष्टि में सब समान है, और राज्य किसी से भी कोई जो है विभेद नहीं करेगा। विधि जब भी लागू होगी तो विधि के सामने सब समान है, न्याय के सामने सब समान है। ऐसा नहीं है कि इसमें ऊंच नीच भेदभाव या राजा रंग का कोई भेद होगा। कोई भी व्यक्ति आए, कानून की नजर में सब बराबर होंगे, किसी से कोई भेद नहीं होगा। तो राज्य भेद नहीं करेगा, इसलिए ये नकारात्मक है। जबकि दूसरा क्लोज बोलता है विधि के समान संरक्षण, मतलब कोई कानून जो बना हुआ है उसका समान संरक्षण होगा, अर्थात उस कानून को सभी लोगों के लिए बराबर रूप से लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आप ज्यादा और किसी के लिए कम। तो चूंकि राज्य को समान रूप से संरक्षण प्रदान करना है, तो राज्य को एक काम करने के लिए कहा गया है, तो ये उसके लिए सकारात्मक हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा राज्य के लिए। तो राज्य के लिए पहला नकारात्मक है जबकि दूसरा सकारात्मक है। पहला राज्य को गलत कार्य करने से रोकता है, जबकि दूसरा राज्य को सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
इस अगर यहां पर होता व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति के लिए पहला सकारात्मक होता जबकि दूसरा नकारात्मक होता। ठीक है, चलिए दूसरा क्लॉज है कि इसमें जो व्यक्ति शब्द कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति, उसमें नागरिक भी सम्मिलित है, विदेशी लोग भी सम्मिलित है, और विधिक लीगल जैसे कि कोई कंपनी हो गया या फिर कोई भी विधिक व्यक्तित्व जो है, लीगल पर्सनैलिटी जो होता है, वो सारे इसमें सम्मिलित है। तो 14वां क्लॉज जो है ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है, केवल नागरिकों के लिए नहीं है, ये विदेशियों को भी उतनी ही मात्रा में प्राप्त होता है जितना कि भारत के लोगों को प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के मूल अधिकारों में, वे सभी अन्य लोगों को भी प्राप्त होते हैं। पहला विचार अमेरिकी मूल का नहीं है, बल्कि पहला विचार ब्रिटिश मूल का है। तो ब्रिटिश मूल में एक रूल ऑफ लॉ की अवधारणा दी गई है, विधि का शासन, वहां से उसे लिया गया है। जबकि जो दूसरा विधि का समान संरक्षण वाली बात है, ये अमेरिकी मूल से ली गई अवधारणा है। तो हमने ना केवल ब्रिटिश बल्कि अमेरिकी दोनों को एक साथ लेकर के दोनों का संगम कर दिया है। चौथा जो क्लाउज है वो कहता है कि असमान लोगों के बीच अलग अलग व्यवहार। तो यहां पर लिखा गया है कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है और कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तो क्या दोनों से एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है? नहीं। कानून कहता है कि विकलांग व्यक्ति के लिए हमें प्रो होकर के काम करना पड़ता है, उसके फेवर में, थोड़ा पक्ष में उसे सहायता देते हुए काम करना पड़ता है। तो राज्य जो है असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार कर सकता है, और ऐसे में इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा। असमान मतलब एक ज्यादा पैसे वाला, एक कम पैसे वाला। तो कम पैसे वाले के लिए हो सकता है राज्य सब्सिडी दे दे, ठीक है, या हो सकता है उसके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था कर दे, ऐसा राज्य कर सकता है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ पर। आपको बताना है कि एवी डाइसी, जो कि एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान है, उनके द्वारा दिया गया विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ की जो संकल्पना है, जो हमारे 14वें अनुच्छेद का मूल है, उसका कौन सा एक कारक भारतीय व्यवस्था में लागू नहीं होता? 3 कारक हैं इसके टोटल, उनमें से कौन सा कारक लागू नहीं होता ये बताना है। पहला कारक है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये कारक हमारे यहां पर लागू होता है। आप भी जानते हैं हमारे यहां पर किसी भी व्यक्ति को सजा तभी मिलेगी जब उसने किसी उपलब्ध कानून को तोड़ा हो। अगर उसने अपराध कोई कार्य किया है और अगर वो किसी कानून में अपराध की श्रेणी में आता है तो ही उसे सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बाद में कानून बना करके उसे सजा दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तत्काल समय पर उपलब्ध जो विधि है, जो कानून है, उसके अंतर्गत यदि कोई कार्य गलत है तो ही सजा मिलेगी, नहीं तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। क्लियर? दूसरा है विधि के समक्ष समता, अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून की नजर में सभी लोग समान है। तो ये वाला क्लाउज भी हमारे यहाँ पर लागू होता है। हमारी व्यवस्था में ये भी लिखा गया है सीधा सीधा, विधि के समक्ष समता, हमने देखा भी है। तीसरा है व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। ये गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या है कि वहां लिखित संविधान नहीं है, वहां पर परंपरा से जो चीजें चली आ रही है उन्हीं को संविधान बनाया गया, और इसीलिए वहां पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता दी गई है। मतलब उनका संविधान वही करेगा जो व्यक्तिगत अधिकारों में सम्मिलित है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम जो अधिकार प्राप्त करते हैं उनका स्रोत है संविधान। तो हमारे यहाँ पर संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये उनका सोर्स है। हमको व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होते हैं कहां से? हमारे संविधान से। जबकि वहां पर जो संविधान है वो क्या है? वो व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर बनाया गया है। तो वहां पर जो पहले से लोगों के अधिकार है वही दरअसल संविधान है। हमारे यहाँ पर जो संविधान में लिखा हुआ गया है उसी के हिसाब से मूल अधिकार मिलते हैं। तो हमें ये एक विपरीत क्लाउज मिलता है जो कि आपके ब्रिटेन में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसका विपरीत चीज है। वहां पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता है, हमारे यहाँ पर संविधान को प्रमुखता है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि व्यक्तिगत अधिकारों को हमारे यहाँ प्रमुखता नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर अधिकार जो है संविधान से लिए जाते हैं। तो अधिकार के लिए संविधान एक सोर्स का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा नागरिकों के साथ केवल किस आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता? देखो यहां लिखा है ना, यहां पर लिखा है नागरिक। तो ये पहली बात तो 15वां अनुच्छेद नागरिकों के लिए लागू है, और
केवल किस आधार पर विभेद नहीं कर सकता वो बताना है। यहां पर 6 चीजें हैं, धर्म, निवास, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो इनमें से राज्य जो है केवल 5 चीजों के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। निवास के आधार पर विभेद हो सकता है, ठीक है। तो हमारे जो अनुच्छेद 15 है उसमें जो चीजें सम्मिलित है उसमें धर्म सम्मिलित है, मूलवंश सम्मिलित है, जाति सम्मिलित है, लिंग सम्मिलित है और जन्म स्थान। लेकिन आप जहां रहते हैं उसके आधार पर राज्य विभेद कर सकता है। समझिए इस चीज को, लिखा है केवल, मतलब राज्य केवल धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, राज्य केवल मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन राज्य निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। तो इन 5 चीजों के आधार पर विभेद नहीं करना। ऐसा नहीं कि कोई पुरुष है या महिला है तो विभेद करेगा, नहीं। कोई जन्म स्थान के आधार पर आप कहां पैदा हुए इसके आधार पर विभेद नहीं होगा, आपके मूलवंश के आधार पर विभेद नहीं होगा, जाति के आधार पर नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन आपके निवास के आधार पर विभेद किया जा सकता है अनुच्छेद 15 में। वहीं जब हम अनुच्छेद 16 देखेंगे तो अनुच्छेद 16 में तो निवास के आधार पर भी नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 16 में ये 6 टीमें, 6 की 6 चीजें नियोजन में सम्मिलित है। किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने में इन 6 की 6 चीजों के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता जब अनुच्छेद 16 में देखते हैं, क्योंकि वो नियोजन में समानता की बात करता है, रोजगार में समानता की बात करता है। लेकिन ये राज्य द्वारा लोगों से जो व्यवहार किया जाता है उसमें समानता की बात करता है, और इसमें ये 5 चीजों के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। तो हमारा उत्तर सी होगा, निवास के आधार पर राज्य चाहे तो विभेद कर सकता है। जैसे कि राज्य कोई विशेष सुविधा देना चाहता है, ठीक है, कोई लाभ दे रहा है, तो हो सकता है निवास के आधार पर उसमें विभेद कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 में क्या लिखा हुआ है? पहला इसका जो क्लाउज है, सब क्लाउज 1, वो राज्य के लिए है, राज्य के विरुद्ध है, राज्य के लिए नकारात्मक है कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। जबकि दूसरा जो है वो लोगों पर भी जो है प्रतिबंध लगाता है। जो अनुच्छेद क्लाउज 2 है अनुच्छेद 15 का, वो नागरिकों पर और राज्य दोनों पर ही विभेद लगाता है। किस बात का? कि राज्य किसी भी व्यक्ति को या फिर लोग बाग जो है वो किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं रोकेंगे। मतलब सार्वजनिक स्थान, मान लो कोई पार्क है, तो वहां पर ना तो राज्य और ना ही कोई नागरिक, दोनों ही नहीं रोक सकते। इसी तरह से सरकार के राज्य से जो निधि है उससे प्राप्त जो कोई भी सामग्री बनाई गई है, जैसे मान लो कोई कुआं बनाया गया है, कोई तालाब बनाया गया है, कोई ऐसी सार्वजनिक समागम की जगह है, तो वहां पर भी किसी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते कि उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, वो जा नहीं सकता, उसको उसका उपयोग नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सार्वजनिक परिवहन की चीजें हैं, तो न तो राज्य और ना ही लोग, ये दोनों के खिलाफ है। जबकि पहला क्लाउज जो है केवल किसके खिलाफ है? केवल राज्य के खिलाफ है। तो ये एक तरह का नकारात्मक है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए। किस आधार पे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए। बाकी आधारों पर आप चाहें तो विभेद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि यहां मैंने प्रश्न लिखा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा ये था कि राज्य के द्वारा जो है ये जो अनुच्छेद 15 है इसमें एक विशेष प्रावधान किया गया है कि राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। इसका सब क्लाउज है तीसरा, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो स्त्री और बालकों के लिए अलग से विशेष प्रबंध कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अनुच्छेद 16 से जुड़ा, जो नियोजन की बात है उसमें। तो नियोजन से लेकर के काफी मामले आज तक बने हैं, खास करके आरक्षण से जुड़े हुए मामले। उसी में एक अवधारणा आती है क्रीमी लेयर की अवधारणा। क्रीमी लेयर मतलब मलाईदार परत। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा सबसे पहले देश में कब लागू की गई थी, ये हमारा प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा 1993। इसकी पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे ये शुरू हुआ और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ी। तो दोस्तों, दरअसल हमारे संविधान में जो है प्रारंभ में आरक्षण के लिए केवल अनुच्छेद 15 और 16 में SC/ST वर्गों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो है प्रावधान किए गए थे कि उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य नियोजन आदि में उनके लिए विशेष प्रबंध कर सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार दोनों के क्षेत्र में। इस तरह का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। तो SC/ST को तो आरक्षण हमारे यहाँ शुरुआत में मिल गया था 22.5% के करीब, 15% और 7.5%। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर के अन्य पिछड़ा वर्गों के द्वारा भी ऐसी मांग की गई
और इस चीज को लेकर के 2 बार हमारे यहाँ पर आयोग गठित हुए हैं। पहला आयोग हमारा गठित हुआ था अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेकर की अध्यक्षता में 1915 में, सॉरी 1953 में, और फिर उसके बाद में दूसरा बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1980 में। ठीक है, तो उसी के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था 27%। और फिर उसी मुद्दे पर अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी सरकारी और निजी संस्थान हैं उनमें प्रवेश के लिए 27% का जो है आरक्षण दिया गया था, और उस आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत के पालन की बात की गई थी। मतलब कि जो लोग क्रीमी लेयर से ऊपर हैं और ओबीसी वर्ग के हैं उन लोगों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि निचले वर्ग को लाभ मिल पाए। और इसीलिए 1993 में पहली बार 1 लाख रुपए की सीमा, इंदिरा साहनी मामले के बाद मैं आगे आ रहा हूं, उस पर हम चर्चा करेंगे, और फिर उसको बढ़ाते हुए आज 8 लाख रुपए की सीमा क्रीमी लेयर की तय की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अनुच्छेद 16 से असंगत है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अनुच्छेद 16 से असंगत है? तो आप देख सकते हैं पहला कथन है, राज्य अपने अधीन नियोजन में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यह सही बात है। ठीक है, यह सही है, तो इसको हम हमारा आंसर नहीं मानेंगे। राज्य नियुक्तियों में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यह भी सही है। पहले केवल 2 चीजें जुड़ी हुई थी, सामाजिक और शैक्षणिक। वर्तमान में आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी जोड़ दिया गया है। संविधान में 103वां अनुच्छेद जो संशोधन है उसके माध्यम से आर्थिक रूप से जो सवर्ण हैं उनके लिए भी राज्य ने आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। तो ये क्लाउज बाद में जोड़ा गया है इस संशोधन के माध्यम से। पहले इसमें केवल सामाजिक और शैक्षणिक 2 ही कैटेगरीज थी। किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के लिए धार्मिक आधार पर नियोजन की व्यवस्था की जा सकती है। तो वैसे तो राज्य नियोजन में धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन मान लो किसी मंदिर में नियुक्ति करनी है, ठीक है, कोई मंदिर का संस्थान है और वहां पर सरकारी मदद प्राप्त करता है, उसमें नियुक्ति करनी है, तो वहां राज्य कह सकता है कि उस व्यक्ति का संबंधित धर्म से जुड़ा होना आवश्यक है या उस धर्म का वो मानने वाला हो, तो वहां पर वो विभेद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई सा भी अनुच्छेद 16 के असंगत नहीं है, सभी अनुच्छेद 16 के अनुरूप है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है हमारा 17वां, मंडल आयोग से जुड़ा। तो आपको बताना है मंडल आयोग की सिफारिश पर सरकारी नौकरी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई? तो वैसे तो मंडल आयोग को जो है 1980 में बैठा दिया गया था और उसकी रिपोर्ट आने के बाद में इसे लागू करने में काफी समय लग गया। जब इसकी रिपोर्ट को जो है कब लगाया गया? 1990 में। 1990 में जाकर के और ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था। तो 1979 में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी और उन्होंने जो है एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। और इस मंडल के जो आयोग है इसके द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो थे, जिनको हम ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, उन वर्गों के लिए कैलकुलेशन की गई और 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसे 1990 में वीपी सिंह सरकार ने लागू भी कर दिया था और इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो आरक्षण है वो 49.5% हो गया था केंद्र सरकार के अधीन। इसके अगले ही साल 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उसने ना केवल ओबीसी के लिए बल्कि इसके साथ साथ पिछड़े सवर्ण जो थे उनको भी 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ओबीसी के लिए उसने क्रीमी लेयर का प्रावधान भी कर दिया। अब इस पिछड़े सवर्णों के आरक्षण को लेकर के एक मुकदमा दायर किया गया, इंदिरा साहनी मामला जिसको हम कहते हैं, और इसको हम मंडल केस भी कहते हैं। इंदिरा साहनी मामले में सुनवाई करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने ये जो 10% आरक्षण वाला जो प्रावधान था इसको खारिज कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं था। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में व्यवस्था की गई थी पहले से, लेकिन संविधान में कहीं पर भी आर्थिक पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की जो है सीमा बनाई रखी और आरक्षण पर 50% की सीमा उसने आरोपित कर दी
कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से या किसी भी रूप से आरक्षण जो है वो 50% की सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। बाद में अनुच्छेद जो हमारी नई सरकार है, अभी जो वर्तमान में एनडीए सरकार है, इसने क्या किया, इसने इसका संवैधानिक तोड़ ढूंढते हुए पहले तो संविधान में ये आर्थिक रूप से पिछड़ा शब्द जोड़ा कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए व्यवस्था कर सकता है, ताकि ये जो 50% की सीमा थी इसका उल्लंघन किया जा सके। तो ये 50% की सीमा जो लगाई गई थी ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को लेकर के आरक्षण पर लगाई गई थी। लेकिन अब जैसे हम देखते हैं एससी एसटी को आरक्षण क्यों है, क्योंकि एससी एसटी सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया गया, क्योंकि ये भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन बाद में आर्थिक रूप से पिछड़े जो सवर्ण थे इनको आरक्षण देने के लिए, इनको लाभ पहुंचाने के लिए ही जो है ये आर्थिक शब्द जोड़ा गया है। और फिर अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में वैसे भी याचिका दायर की गई थी जब ये आरक्षण दिया गया था सवर्णों को, ईडब्ल्यूएस जिसको हम बोलते हैं, तो उस मुद्दे पर जो है फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया जा सकता है और ये आरक्षण इस 50% की सीमा से अलग है, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षिक आरक्षण में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका तोड़ निकाला गया है। तो 2019 से ये लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आ गए हम अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता के अंत को दर्शाता है। तो बताइए, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता शब्द लिया गया है, अनटचेबिलिटी जो ली गई है, इसकी समाप्ति की बात की गई है। तो ये इसके बारे में आपको बताना है, पहला, क्या इसे संविधान में परिभाषित किया गया है, और दूसरा, क्या नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 जो इसके अधीन बना है उसमें इसे परिभाषित किया गया है। आंसर होगा इनमें से कोई भी सही नहीं है। दरअसल हमारे संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, कोई वर्णन हमको नहीं मिलता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध माना गया है, ठीक है, और इसके लिए जो है 500 रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद का प्रावधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा अधिनियम में की गई है। तो संविधान किसी भी अधिनियम में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन एक मामला आया था जिसमें मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पृश्यता का तात्पर्य है कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म या जाति के आधार पर सामाजिक रूप से निर्योग्य, अर्थात वो योग्य नहीं है, ऐसा घोषित करना। ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है हमारे जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में। तो वैसे तो 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम बदला गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था। यह बिल्कुल सही है। दरअसल पहले इसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहा जाता था। 1955 में इसको पारित किया था। आप में से जिन लोगों ने एक मूवी देखी होगी दशरथ मांझी की, ठीक है, मांझी द माउंटेन मैन, ठीक है, तो उसमें वो पत्थर तोड़ता है, तो आपने देखा होगा जब शहर से आता है तो वो एक डांस करता होता है, सब बराबर सब बराबर, इस तरह से। ठीक है, काफी अच्छा रोल वहां पर निभाया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा। वो पत्थर को तोड़ करके रास्ता बनाता है पूरा, तो वो नाचते हुए आता है। तो वो इसी अधिनियम के ऊपर आता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हो गया था, लेकिन गांव आने के बाद कैसे उसकी पिटाई की जाती है वो दर्शाता है कि उच्च वर्गों के द्वारा किस तरह से उसके बावजूद भेदभाव किया जाता रहा है। बाद में एक समिति गठित की गई थी, इलाया पेरुमल समिति 1965 में, और इस समिति ने सिफारिश की कि इसका नाम बदल करके और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया जाना चाहिए। बाद में 1976 में ये गतिविधि की गई। इस प्रकार से ये दोनों ही कथन जो है यहाँ पर सही है। चलिए, तो 1 जून 1955 को हमारा अस्पृश्यता अधिनियम जो है लागू हुआ था, और 1976 में इलाया पेरुमल समिति की सिफारिश पर इसका नाम बदला गया था। और ये जो नया संशोधन है ये 19 नवंबर 1976 को प्रभावी हुआ, और इसमें दंड के प्रावधान भी रखे गए। पहले इसमें दंड के प्रावधान नहीं हुआ करते थे, बाद में इसको और मजबूत किया गया है। चलिए हम 20वें प्रश्न पर बात करते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, जो विभिन्न प्रकार की उपाधियां जो है उनको रोक लगाता है। तो अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। पहला कथन है कि राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, इस तरह की सैन्य उपाधियां दी जाती है। और दूसरा, डॉक्टरेट जैसी शिक्षा की उपाधि भी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, आचार्य, वाचस्पति, इस तरह की जो है आप यहाँ पर उपाधियां लगा सकते हैं। लेकिन
फिर आता है मुद्दा पद्म पुरस्कारों को लेकर। 1953 में पुरस्कार लागू किए गए थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और इनको लेकर के कोर्ट में मामला गया। पद्म पुरस्कारों को उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इनको जो है इसका उल्लंघन करते हुए नहीं बताया गया कि पद्म पुरस्कार जो है ये इस कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। फिर लिखा है औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि जो है कहीं पर भी आप राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, इस तरह की जो है राय, राय साहब, दीवान, इस तरह के कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। और चौथा है कि पद्म पुरस्कारों की उपाधियों का प्रयोग नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है, तो ये गलत है। कोई भी पद्म पुरस्कारों का उपयोग जो है आप अपने नाम के साथ नहीं कर सकते, लेकिन सैन्य और शैक्षिक जो उपाधियां हैं इनका प्रयोग नाम के साथ में किया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह से इनका उपयोग करता है पद्म पुरस्कारों को, तो उसे अपने पुरस्कार लौटाने पड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अगली बार आप भी जब इनका प्रयोग करें किसी के लिए तो सोच समझ कर करें। तो 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले के अंतर्गत न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि पद्म पुरस्कार संवैधानिक रूप से उचित है, लेकिन इनका उपयोग जो है पुरस्कार पाने वालों के नाम के साथ में नहीं किया जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों हमारे संविधान में वर्णित समानता के अधिकार से जुड़े प्रमुख बिंदु। आज हमने इस टॉपिक को कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी इनको टाइमली रिवीजन करते रहें, बने रहें इसी तरह मेरे साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आरएस जंक्शन एप्लीकेशन आपके लिए है, उस एप्लीकेशन पे आपके लिए बहुत से कोर्सेज हैं, उसका भी आप लाभ उठाएं। इसी तरह से क्लासेस देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।